नमस्कार। आज आपकी कथा नटी मलयालम के लेखक की, मलयालम के कथाकार की कहानी लेकर आई है। हम सब जानते हैं उन्हें, बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है उन्हें। और इस कहानी का नाम है, कथाकार का तो नाम बता दूं, पॉल ज़करिया। उनकी कहानी का नाम है लास्ट शो। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि यह तो हमारे मन में कई बार ये बात आई, लेकिन कहाँ तक आई? क्या कहानी तक, या सिर्फ शुरू में, या बीच बीच में कौंधती रही वो बात? बहुत से दार्शनिक सवालों को बड़े प्रेम से उठाती है कहानी। चलिए पढ़ते हैं पॉल ज़करिया की कहानी लास्ट शो। एक और बात बता दूं कि ये कहानी साहित्य अकादमी की जो किताब है इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, जिसका संपादन E.V. रामकृष्णन ने किया है, उसी में से मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ। और इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है गीता कृष्णन कुट्टी ने। पॉल ज़करिया की ये कहानी मलयालम में लिखी है। और एक और बात बता दूं कि पॉल ज़करिया फिल्म की पटकथाएं आदि भी लिखते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, और फिर हम उनकी फिल्में भी देखेंगे और उनकी अन्य कहानियां भी पढ़ेंगे। लास्ट शो। हीरोइन को लग रहा है कि हीरो ने उसे छोड़ दिया है और इसीलिए उसने जहर खा लिया। दरअसल हीरो सिर्फ दिखावा कर रहा है हीरोइन को छोड़ने का, और अपने प्रेम को छिपा लेने का, क्योंकि अभी उसे पता चला है कि हीरो को कैंसर है। हीरो कैंसर से ग्रस्त है, ब्लड कैंसर। वो एक बहुत ही गरीब निर्धन गायक हुआ करता था, जो अब जिस मुकाम पर पहुंचा है, सफलता की जिस ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उसमें हीरोइन का बहुत बड़ा हाथ है। उसने उसे बहुत मदद की है, और हीरो के इस छोड़ देने की जो उत्पन्न हुई हताशा है, उससे इतनी गहरी हताशा, और उसमें पिता का बार बार समझाना, एक तरह से उसे कहना, उस पर दबाव डालना कि वो उस हीरो को भूल जाए, और उसी दबाव में हीरोइन हमारी किसी से शादी करने का फैसला कर लेती है। उसका जो मंगेतर है हमारी हीरोइन का, दरअसल ये वही डॉक्टर है जिसने हीरो के रोग का निदान किया है कि हमारे हीरो को कैंसर है। ये बात हीरोइन को नहीं मालूम। हुआ ये कि किसी कंसर्ट के लिए हीरो और हीरोइन मद्रास से मदुरई गए थे, जहाँ पर हमारा डॉक्टर रहता है मदुरई में, और वहाँ पर पता चला कि हीरो को कैंसर है, और यह निदान उस डॉक्टर ने किया। अब जो हमारा डॉक्टर है वो हीरोइन से मंगनी करने के लिए मदुरई से मद्रास आया है, और अचानक ही उसकी भेंट हीरो से हो जाती है। ये भला डॉक्टर उस व्यक्ति को लेकर, यानी अपने पेशेंट को लेकर के हीरोइन के पास जाता है, उससे उसका परिचय कराता है, और उसके पिता से भी अपने पेशेंट का परिचय करा देता है। क्या गजब की सिचुएशन है। मैं तो मुंह में चने डाले हुए था, उसको चबाना तक भूल गया इस सिचुएशन को देख करके। जरा देखिए, मंगेतर हीरो और हीरोइन को मिलवा रहा है,
और हीरोइन के पिता से भी उस हीरो को मिलवा रहा है। और तब क्या हालत होगी। चने तक मेरे मुंह में भरा रहा और मैं यूं ही देखता रहा फिल्म को। मुझे इस जो आमना सामना हुआ उसमें इतना आनंद आया। खैर, हीरोइन को सत्य का पता चला और वह भी अपने मंगेतर के माध्यम से। और यह पता चलते ही उसने जहर खा लिया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हमारा हीरो दौड़ता हुआ उसके दरवाजे तक पहुंचा और जब प्रेमी को इस बात की सूचना हुई तो वह मरणासन्न व्यक्ति मृत्युशैया से दौड़ता हुआ वहीं तक पहुंचा, उस दरवाजे तक। अरे खोलो खोलो। हीरोइन बहुत मुश्किल से घिसटती हुई, पीड़ा से भरी हुई, इतनी तकलीफ, उसी तकलीफ में घिसटती हुई किसी तरह से दरवाजे पे पहुंची और उसने दरवाजे को खोल दिया। जरा सा खुला था और उस पार उसने देखा कि हीरो खड़ा था। उसने उसको देखा पल दो पल के लिए और गिर पड़ी। उसका प्रेमी भी गिर गया और उस खुले हुए दरवाजे से वहीं जा गिरा जहां वो हीरोइन थी और उसके बगल में वो गिरा। जैसे हमारी हीरोइन गिरी और मर गई, वैसे ही हीरो उसके बगल में गिरा और मर गया। लेकिन ऐसा होने से पहले, बिल्कुल ठीक ऐसा होने से ठीक पहले, हीरोइन के चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी जब उसने सामने हीरो को उस दरवाजे के पार देखा। उस मुस्कान को देख करके मेरे सारे शरीर में झिनझिनी दौड़ गई। मुझे विश्वास हो चला एक पल के लिए ही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक हैप्पी एंडिंग की तो पूरी संभावना है। मुझे लगा कि हीरो का फियांसी जो कि डॉक्टर है और बहुत ही भला आदमी है, गजब का भला आदमी, उसके चरित्र के क्या कहने, वो उन दोनों को बचा लेगा और हमारे हीरो हीरोइन कृतज्ञता से भरे हुए उसे धन्यवाद करेंगे और अपने जीवन के खुशहाल चैप्टर में, अध्याय में प्रवेश करेंगे, हंसी खुशी। और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह थी उसकी मुस्कान की शक्ति जिसके चलते मैं ये सब सोच रहा था। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में तो ये हुआ था कि वो दोनों धीरे धीरे, जैसे कि पत्ते गिरते हैं ना पेड़ से, ऐसे वो गिरे और मर गए एक दूसरे के अगल बगल। डॉक्टर और दूसरे लोग जो दौड़ करके पहुंचे थे, यह अनुमान लगाने के बाद कि कुछ हो ना गया हो, कहीं हीरोइन ने जहर न खा लिया हो, वो उस शॉट में फ्रीज कर दिए गए। और धीरे से हम देखते हैं कि वो हीरो हीरोइन भी उसी शॉट में फ्रीज हो गए हैं। और उसके बाद प्रोजेक्शन रूम से आती हुई चंद सतरे रोशनी की, लोगों का उठना और सिल्वर स्क्रीन पर जो रोशनी की चंद सतरे पड़ रही हैं, उन पर उनको जाते हुए उनके सर और उनके अंगों को देखना, कुछ ध्वनियाँ बस। मैं बैठा ही रह गया।
फिर मैं उठा और उस वीरान कॉरिडोर में, जो सिनेमा हॉल का कॉरिडोर था, उस पर चलता हुआ, सीढ़ियां चढ़ता हुआ प्रोजेक्शन रूम की ओर बढ़ गया। मैंने धीरे से जरा सा दरवाजा खोला और देखा कि प्रोजेक्शनिस्ट रीलों को लपेट रहा है। मैंने उससे कहा, हीरो हीरोइन के पास इतनी सारी संभावनाएं थी, जीवन बदलने के इतने अवसर उपलब्ध थे। उसने एक केस में उस रील को डाला। मैंने कहा, क्या हम कल फिल्म को वहां से शुरू कर सकते हैं जहां हीरोइन मुस्कुराई थी, और फिर जो संभावनाएं बनती हैं उस पर कुछ काम करें? या ये भी हो सकता है कि हम एक दो रील निकाल लो तुम, और उसमें हम कुछ बदलाव कर दें, जैसे कि हीरो मदुरई जाता ही नहीं है, डॉक्टर से मिलता ही नहीं है। चलो तुम इन बॉक्सों को खोलो और हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कैंची है? मैं प्रोजेक्टर के ऊपर से सट के खड़ा हो गया और उसको अनेक विकल्प सुझाने लगा, कई नई दिशाएं, ताकि हीरो हीरोइन की जिंदगी एक नया मोड़ ले ले। मैंने कहा, हीरोइन की वह मरने से पहले की जो मुस्कान है, जिसने उसके चेहरे को इतनी आभा से भर दिया था, इतना तेज आ गया था उसके चेहरे पर, वह मुझे बहुत व्याकुल किए दे रहा है। मुझे लगता है कि वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती थी, एक नई जिंदगी, अपना मजे में एक नई जिंदगी बन सकती थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो इसमें? उसने कहा, दोस्त, यह लास्ट शो था और ये जो बॉक्स हैं रीलों वाले, ये कल इस शहर से चले जाएंगे बाहर। उसने वो लास्ट जो आखिरी रील केस था उसको एक बड़े से बक्से में डाला और उसे बंद कर दिया। इसके बाद वो जो प्रोजेक्टर के सामने जो छेद था उसके अंदर से टॉर्च की रोशनी हॉल के अंदर डाली, और मैंने भी देखा कि वो रोशनी कहाँ डाल रहा है, उसके कंधों से उचकते हुए। वो रोशनी सिल्वर जो पहला पर्दा था उस पर गई। उसके बाद फिर वो हिली और उस बड़े से हॉल में लंबवत आधे तक उसको रोशन करती गई। उसके बाद उसने बंद कर दिया टॉर्च और एक स्विच जलाया और एक बड़ा छोटा सा खिड़की, छोटी सी खिड़की थी, उसको खोल दिया। जब हमने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे हम रात का आसमान देख रहे हैं। सारे छत पर, उस हॉल के सारे छत पर तारे टिमटिमा रहे थे, बल्ब तारों की तरह सुंदर। वो बोला, काश यहां एक चांद भी होता। मैंने कहा, कुछ बादल भी होने चाहिए थे, हवा चलती हुई, और फिर जो बिजली कौंधती हुई वो भी तो होनी चाहिए थी, और सूरज उगने और डूबने का भी प्रावधान होना चाहिए था, वो भी तो होना चाहिए था। उसने वे छेद जो था उसे बंद कर दिया और मैं कह रहा था, जब वो छेद बंद कर रहा था तो मैं कह रहा था, और चिड़ियों के
घोंसलों में वापस लौटने की बात भी तो होनी चाहिए थी। और जब मैं उस अंधकार में सीढ़ियों से लगभग लड़खड़ाता सा उतर रहा था, तो मैंने दूर आसमान पे देखा। चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैल रही थी, क्योंकि चंद्रमा उग रहा था। दूर क्षितिज पर चांदनी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गड्ढे में आग जल रही है और उसकी रोशनी धीरे धीरे उठ करके क्षितिज पर फैलती चली जा रही है। यह थी कहानी लास्ट शो। लगता है ना कि कविता को जीवन कविता की तरह हो जाए और कवि को मौका मिल जाए कि वो किसी शब्द को हटा दे, किसी शब्द को नया लिख दे और जैसा चाहे उसे बदल दे। लास्ट शो पॉल जकरिया की बहुत ही मार्मिक गहरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे बताइएगा। और यह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब मेरे चैनल का नाम भी वही है जो मेरा नाम है, कथानटी सुमन केशरी। तो देखिए, सुनिए कहानियाँ अपनी कथानटी से। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा।